गुड इवनिंग क्लास। आइए, जो कल तक जो हम लोग सीरीज चला रहे थे उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आधुनिक भारत में हम लोग जो कल तक पढ़े थे ब्रिटिश शक्ति का उदय, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से बंगाल को, जो कि भारत का एक प्रमुख क्षेत्र रहा, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर में कैसे लेता है। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है, ब्रिटिश कंपनी है। तो कंपनी अपने क्षेत्र में कैसे लेता है ये हम लोग देखेंगे। पिछला क्लास में हमने बताया था कि ये हमारा भारत है और यही का क्षेत्र बंगाल है। इस बंगाल में उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सभी शामिल हैं। साथ ही इसमें बांग्लादेश वाला क्षेत्र भी शामिल है। अभी बांग्लादेश भी इसमें शामिल है। हमने आपको पिछला क्लास में बताया था कि मुर्शीद कुली खां यही ढाका से अपना राजधानी मुर्शिदाबाद ले जाता है। मुर्शिदाबाद ले जाता है मुर्शीद कुली खां। मुर्शिदाबाद ले जाने के बाद अच्छा सा शासन प्रशासन चलाता है। उसका जो उत्तराधिकारी है वो है अली वर्दी खां। पिछला क्लास में हमने ये सब बताया है। अली वर्दी खां का नाती है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के व्यक्ति है और एक अच्छा शासक है। सिराजुद्दौला को मालूम चलता है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने किला का किलाबंदी कर रहे हैं, तो ये जाके दोनों को मना करता है कि तुम जो बंगाल में किलाबंदी कर रहे हो ये नहीं करो, तुम्हारे लिए हम हैं सुरक्षा के लिए, राजा हम हैं तो तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे। फ्रांसीसी इस बात को मान जाते हैं, परंतु अंग्रेज नहीं मानते हैं। फलस्वरूप सिराजुद्दौला गुस्सा में अंग्रेजों के किला के पास जाता है और झगड़ा हो जाता है दोनों में। झगड़ा होने के दौरान जो अंग्रेजों के प्रमुख अधिकारी हैं ड्रेक एंड वाटसन, ये भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ले लेते हैं। परंतु हॉलवेल एक अंग्रेजी अधिकारी है जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ा जाता है। और कहा जाता है हॉलवेल ने कहा कि सिराजुद्दौला इतना गुस्सा में था कि एक छोटे से रूम में 146 आदमी को बंद कर दिया। इसमें सारा आदमी मर गया, मात्र 20 आदमी बचा, जिसमें से एक हम हैं। और इस घटना को ब्लैक होल की घटना कहते हैं। यहाँ तक कहानी बता दिए हैं। इसके आगे का है कहानी कि सिराजुद्दौला सबको मारपीट कर ठीक कर दिया, सब लोग भाग भूग भी गया। हॉलवेल भी भाग गया फुल्टा द्वीप पर। भागने के बाद सिराजुद्दौला वहाँ के प्रमुख मानिक चंद को बनाकर अपने मुर्शिदाबाद चला गया। साथ ही प्रधान सेनापति मीर जाफर को बना दिया। और भी कई थे, जगत सेठ बैंकर थे, अमीन चंद थे, बहुत तरह के लोग थे वहाँ पर। मीर मदन मोहन सिंह ये प्रमुख सेनापति थे। तो इनको पद प्रभार देकर कि तुम ध्यान देना, हम चलें अपना राजधानी में। चला गया मीर जाफर सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को जाने के बाद इधर अंग्रेजों की कहानी है कि अंग्रेज फुल्टा द्वीप पर शरण लिए और बाद में दक्षिण भारत में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास में अंग्रेज मजबूत है। फलस्वरूप लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना उत्तर की ओर आया, बंगाल के पास आया और वाटसन ड्रैक को लेकर पुनः बंगाल में आया और इसके साथ सिराजुद्दौला के साथ एक समझौता किया। 1756 में 20 जून 1756 की घटना है। 13 जून 1756 के आसपास उधर घटना हो जाएगा। तो एक समझौता किया जिसमें ये बताया कि भाई आप हम लोग को मार दिए, 100 अधिकारी को मारे हैं, तो कम से कम उसका कुछ हर्जाना दीजिए। सिराजुद्दौला भी मान गया कि चलो मारपीट तो देवे किए हैं, अब इन लोग माफी उफी मांग रहा है, बुद्धि उद्धि ठीक है, तो थोड़ा हर्जाना दे देते हैं, काम चलने से मतलब है, ये भी रहेगा तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि 2 पैसा फायदा ही होगा, क्योंकि अंग्रेज है, टैक्स देगा, है ना।
इसके साथ साथ एक बात है कि जब लॉर्ड क्लाइव आया है यहाँ, तो लॉर्ड क्लाइव बहुत तेज व्यक्ति है। लॉर्ड क्लाइव ने कहा मीर जाफर को, जो प्रधान सेनापति है, तो मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि हमको लगता है कि सिराजुद्दौला से अच्छा नवाब तो आप ही हैं। फलस्वरूप मीर जाफर ऐसा सुनता है तो उसकी आंखों की नींद गायब हो जाती है और वह सोचने लगता है कि काश हम ही नवाब हो जाते हैं। अंग्रेज लोग कह रहा है तो ठीक है, कह रहा होगा। अब हम भी लोग सोचिए, हम लोग को कोई कह देवे कि प्रधानमंत्री के लायक तो आप ही हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं वो ठीक नहीं हैं, बल्कि आप ही प्रधानमंत्री के लायक लगते हैं। देखिए कुछ कुछ गुण भी मिलता है। आप सुबह 4 बजे भी उठते हैं तो प्रधानमंत्री के लायक हुए ना, अच्छा बोल भी लेते हैं, तो नींद नहीं गायब हो जाएगा? नींद गायब हो जाएगा। नींद गायब हो गया, उसको लगा ये काश हम ही प्रधान ये हो जाए, सिराजुद्दौला की जगह पर नवाब हम ही हो जाए। बोला अंग्रेजों को कि क्या करना होगा, तो अंग्रेज बोला कुछ नहीं करना है, हम जैसे बोलेंगे वैसे करना है, तुम हमारे साथ मिल जाओ। इसी प्रकार से जगत सेठ, मानिकचंद, सबको अंग्रेजों ने मिला लिया। और अंग्रेजों ने मिलाने के बाद क्या किया कि बंगाल का एक बस्ती है चंद्रनगर, ये हम आपको प्लासी का युद्ध बता रहे हैं। कारण क्या रहा? चंद्रनगर अंग्रेजों की बस्ती है। चंद्रनगर अंग्रेजों की बस्ती नहीं है, बंगाल का बस्ती है, जिसपे फ्रांस का अधिकार है। फ्रांस का अधिकार है इस पे, और अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छीन लिया फ्रांसीसियों से। फलस्वरूप सिराजुद्दौला गुस्सा गया कि फ्रांसीसियों से छीनने वाला अंग्रेज कौन होता है? अंग्रेज कौन होता है? अभी उन लोग हमारे पीटे थे, बुद्धि ठीक कर दिए थे, फिर से झगड़ा करने लगा। फलस्वरूप वहां से गुस्सा में सिराजुद्दौला अपने मुर्शिदाबाद से चलता है, गुस्सा में चलता है। ये घटना 13 जून का है। 10 दिन बाद ये पलासी पहुंचता है। पलासी नामक एक जगह है बंगाल का, और पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। यहां इन लोग पहुंचता है 23 जून को। इधर से अंग्रेज भी वहां पहुंचा और दोनों में युद्ध होगा। आप कल्पना करेंगे कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना है, वहीं अंग्रेजों के पास 1300 सेना है। सिराजुद्दौला आश्वस्त है, इतनी बड़ी सेना के सामने अंग्रेज नहीं टिकेगा, परंतु मैच फिक्स हो चुका है। मीर जाफर को नवाब बनने की सपना दिखा दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा, और मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। इस युद्ध में लड़ते हुए मीर मदन एवं मोहन सिंह मारे जाते हैं। जब ये प्रमुख सैनिक मारे जाते हैं तो मीर जाफर सिराजुद्दौला को बोलता है कि सर हुजूर, लगता है हम लोग युद्ध हार गए, आप यहाँ से कम भाग जाइए, आप बचे रहिएगा, एक आध को आप युद्ध लड़ लेंगे। प्रधान सेनापति की बातों में आकर सिराजुद्दौला युद्ध के मैदान छोड़कर भाग जाता है मुर्शिदाबाद, जहां पर मीर जाफर के बेटा, बड़ा बेटा मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। अपनों ने ही अपनों को मार दिया, सिर्फ सत्ता के लालच में। और एक धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध 1757 को हार गया। 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। आपने देखा सिराजुद्दौला का निधन भी हो गया, उसको मार दिया गया। अब वादे के मुताबिक अंग्रेजों ने 23 जून को ये झगड़ा हुआ है, और 7 दिन बाद मीर जाफर को नवाब बनाया। मीर जाफर भी नवाब बनकर बहुत खुश है, उसको लगता है अंग्रेज बहुत बड़ा चीज दे दिया। फलस्वरूप मीर जाफर ने अंग्रेजों को कई उपहार दिए। चंद्रनगर, आपका
बंगाल का और भी कई क्षेत्र अंग्रेजों को दान स्वरूप दे दिया। किसने? मीर जाफर ने। अंग्रेज भी प्रसन्न है कि चलो कठपुतली ही सही, मेरा ही कठपुतली है, बना है तो अपना कुछ फायदा ही देगा। कुछ समय बाद फिर अंग्रेजों का जब पैसा खत्म हो जाए, अब अंग्रेजों को जब जानकारी हो कि मीर जाफर के पास, अब सिराजुद्दौला नवाब नहीं है, मीर जाफर नवाब है, नवाब मीर जाफर के पास कुछ धन आने वाला है, अंग्रेज पहले ही से वहां पहुंच जाए, पैसा दो हमको कुछ। अगर मीर जाफर इसका विरोध करता कि कितना पैसा दे, उतना पैसा दिए ना, तो अंग्रेज कहता कि तुमको नवाब हम ही ना बनाए हैं, तुरंत उतार देंगे, धमकी देने लगा। अब मीर जाफर को भी लगने लगा कि ये नवाबी के पद से कहीं बढ़िया था कि प्रधान सेनापति थे, कम से कम महीना लगते पैसा तो आ जाता था, इतना हेडक तो नहीं रहता था। अब वो चिंता में रहने लगा। चिंता में रहने के कारण मीर जाफर ऑप्शन ढूंढने लगा, काश कोई दूसरा कोई रहता तो हम उसके साथ सेटल हो जाते, उसके साथ मिल जाते, अंग्रेजों के चंगुल से बच जाते। परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैसा मीर जाफर चाहता है। तो ये प्लासी का युद्ध हम लोग समझे, युद्ध के कारणों को देखें, युद्ध हुआ भी उसको भी हम लोग देखें, और अब तक हम लोग देख रहे हैं कि मीर जाफर की स्थिति नवाबों वाली है और अंग्रेज उसको तंग कर रहे हैं। कहा ला तंग कर रहा है? पैसा ला तंग कर रहा है, इसीलिए उसको नवाब बनाया है। दूसरा जो युद्ध लड़ा गया बंगाल को अपने कब्जा में करने के लिए, वह है बक्सर का युद्ध। अब जब जब अंग्रेजों के पास पैसा खत्म होता है, मीर जाफर के पास पहुंच जाता है, कुछ पैसा निकालो, तुमको नवाब हम बनाए हैं। मीर जाफर भी बचा खुचा पैसा उसको देता है डर से, क्योंकि सैन्य शक्ति उसकी मजबूत है। अंग्रेज इसका फायदा उठाने लगा। मीर जाफर सोचा कि काश दूसरा कोई अगर रहता ऑप्शन में तो इसका साथ छोड़ देते, उसके साथ चले जाते, बचाव होता। बना तो दिया है लेकिन तंग कर रहा है। फलस्वरूप मीर जाफर की झुकाव डचों के प्रति ज्यादा बढ़ने लगा। डचों के प्रति ज्यादा झुकाव बढ़ने लगा। डचों के प्रति झुकाव के कारण अंग्रेज भी थोड़ा गुस्सा है इससे, कठपुतली नवाब हम बनाए हैं और डचों के करीब तुम जा रहे हो, गलत बात है। सोच रहा है कि गलती कर रहा है मीर जाफर। 1759 की घटना है, दो घटना घटा 1759 में। 57 में लड़ाई हो गया प्लासी का, 59 में 2 साल बाद दो घटना घटा। पहला घटना मीर जाफर के बेटा मीरन मर गया। दूसरा घटना 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और भारत से उनका बुढ़िया बिस्तारा बंद कर चला गया। अब मीर जाफर असहाय महसूस कर रहा है। मीर जाफर को लग रहा है कि सिराजुद्दौला से धोखाधड़ी करके हमने बहुत बड़ा गलती किया है। आज अगर हमारा रिश्ता ठीक रहता तो कम से कम महीना के 1 तारीख को पैसा तो आ जाता। उसको लग रहा है सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। परंतु अंग्रेज चाह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है, जो भी तुम किसानों से पैसा वसूल कर रहे हो, उसका कुछ हिस्सा तुम हर साल देते रहो। एक बार देने से तुमको गुजारा नहीं है, क्योंकि हम तुमको नवाब बनाए हैं। मीर जाफर जब देने से असहाय हो गया, जब इतना पैसा देने में असमर्थ हो गया, तो मीर जाफर को गद्दी से उतार कर अंग्रेजों ने उसका दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया, नवाब बनाया। अब मीर जाफर नवाब नहीं है। मीर कासिम अच्छा नवाब है, शासन को संभालने वाला नवाब है। अंग्रेजों से वादा करके वो भी आया था कि हम जब नवाब बन जाएंगे तो कुछ देंगे। अंग्रेजों ने डिमांड किया। मीर कासिम बिना किसी हेजिटेशन का, बिना किसी संकोच का, जो डिमांड था 29 लाख रुपया और भी बहुत गांव,
वो सब कुछ अंग्रेज को दे दिया और स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में स्थापित किया, क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेजों के करीब रहेंगे तो ये बार बार तंग करेगा। फलस्वरूप वो अपना पीछा छुड़ा लिया, कई गांव इनको दान में दे दिया, सोचा कि अब अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु अंग्रेज तो बदमाश है, लालची है, वो हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। मीर कासिम एक स्वतंत्र शासक की तरह बिहेव करते हुए मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री का स्थापना करवाया, जो कि आज भी चलते आ रहा है। साथ ही इसने और भी कई निर्णय लिए, जैसे दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा था। दस्तक क्या है? तो दस्तक एक टैग होता था, एक कार्ड पास होता था, जो कि टोल टैक्स जो लगता है ना, तो वहां पर अगर आप दस्तक वाला कागज दिखाएंगे तो आपको फ्री हो जाएगा, जो कि अंग्रेजों के लिए फ्री था। अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। अंग्रेज अपना गाड़ी टोल टैक्स से पहले लगा देता, कोई भारतीय आ रहा होता, उससे बात करता, तुमको टोल टैक्स को 5,000 रुपया देना पड़ेगा, तुम हमको 2,000 रुपया दो, तुमको पार कर देंगे फ्री में। भारतीयों को भी 3,000 का बचत था, कह देगा पैसा, उन लोग भी पार होने लगा। उसी तरह से अंग्रेज लोग इस प्रकार से दुरुपयोग करने लगा। फलस्वरूप मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजों की बहुत बड़ी घाटा हुई और अंग्रेज गुस्सा हो गया। इसलिए गुडेहू ने एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में कुछ सेना भेजा और बोला कि जाकर मुंगेर जाओ और उसको मार कर सरिया दो, वो हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं चल रहा है, मेरे मन के मुताबिक नहीं चल रहा है, उसको मार कर सरिया दो। अंग्रेज अधिकारी गया, झगड़ा किया, लड़ा उड़ा, परंतु इसको हरा कर चला भी आया। अब मीर कासिम के पास समस्या था कि अब करे तो क्या करे, अब तो इन लोग यहाँ भी आकर हस्तक्षेप करने लगा। वो भाग कर पटना आ गया। पटना में भी कुछ अधिकारियों को भेजा गया गिरफ्तार करके लाओ, जिसमें कुछ अधिकारियों को मीर कासिम ने हत्या कर दिया, 20 अधिकारियों को, जिसको पटना हत्याकांड कहते हैं, पटना हत्याकांड। और वहां से भागकर, पटना से भागकर चला गया लखनऊ, जहां पर शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह हैं वो भी आए हुए हैं, और लखनऊ के नवाब हैं, अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला, ये भी वहां उपस्थित है, और भगोड़ा नवाब मीर कासिम भी वहां गया। 3 नवाब आपस में मिले और तीनों ने प्लानिंग किया कि अंग्रेज बहुत गलत कर रहा है हम लोग के साथ। अंग्रेज अगर रह गया तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, धीरे धीरे हमारे क्षेत्रों को छीन लेगा। शाह आलम भी बोले कि बात तो सही कह रहा है, सुजाउद्दौला भी बोले कि सही कह रहा है, अब तो हम हमारे नजदीक भी आ गया, हाथ बढ़ाएगा, मुंगेर तक आ गया, मतलब अवध में हाथ बढ़ाएगा। फलस्वरूप दोनों ने सोचा कि मीर कासिम का साथ देना चाहिए। एक कारण और था, शाह आलम द्वितीय ने मराठा के साथ जो पानीपत के तृतीय युद्ध था, इसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, और अहमद शाह अब्दाली जीता तो इनका मनोबल भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि एक युद्ध और लड़ ले इधर। और यही इन लोग तीनों नवाब, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और भगोड़ा नवाब मीर कासिम, तीनों आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी सेना लेकर चल दिया है बंगाल की ओर। यह है 22 अक्टूबर 1764 को ये तीनों नवाब की बड़ी सेना बक्सर के कर्मनाशा नदी के पास पहुंचता है। इधर से अंग्रेज जब सुना कि उन लोग आ रहा है, वो भी चल दिया है, और अंग्रेजी सेना भी 22 अक्टूबर 1764 को उसी कर्मनाशा नदी के पास पहुंचा, और बक्सर में 1764 में भयानक युद्ध हुआ, जिसमें ये तीनों नवाब हार गए।
और हारने के बाद मीर कासिम युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया और दिल्ली वाले प्रदेश में बूढ़ा होकर मर गया। बच गए दो नवाब। दोनों नवाब के साथ अंग्रेज अलग अलग संधि किया, इलाहाबाद की संधि दोनों के साथ किया और दोनों पे हर्जाना लगाया कि आप लोग झगड़ा क्यों किए, हमारी लड़ाई तो मीर कासिम के साथ था ना, आप आए हैं तो आपसे हर्जाना देना पड़ेगा। और इस प्रकार से बंगाल को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का काम किया अंग्रेजों ने। 1764 से पहले यह नहीं लगता था कि अंग्रेज अधिकारी बंगाल को जीत पाएंगे, पूरे भारत पर राज कर पाएंगे, क्योंकि 1764 से पहले मराठा मजबूत है। परंतु 1764 के युद्ध जीतने के बाद लगने लगा कि अब भारत का जो राजकाज है वो अंग्रेज ही संभालेंगे, क्योंकि 1761 में मराठा का हालत खराब है, अब वो आगे बढ़ने वाला नहीं है, अब वो खुद अंग्रेजों से सहायता मांग रहा है। और लॉर्ड क्लाइव जो कि तेज व्यक्ति है, अंग्रेजी अधिकारी है, उसके नेतृत्व में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ। बंगाल का नवाब सोचा एक कठपुतली नवाब नजमुद्दौला को बना दिया, जो कि मीर जाफर का सबसे छोटा बेटा है, और वहां पर शासन करने लगा द्वैध शासन, जिसमें सेना नवाब का और पैसा वैसा वसूलने वाला खुद रखा अपने हाथ में। इसके बाद कहा जाता है बंगाल के अंतिम नवाब मुबारक उदौला रहा, मुबारक उदौला। परंतु जब वारन हेस्टिंग्स आया 1774 में, तो उसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। सोचा कि जब सेना देख रहे हैं तो पैसा वाला भी देख लेंगे, पैसा देख रहे हैं तो सेना वाला भी देख लेंगे, यही सोचा, दोनों हम खुदे संभालेंगे। इसलिए द्वैध शासन को समाप्त करते हुए अंतिम जो नवाब है मुबारक उदौला, उसको भी पद से हटा दिया, और इस प्रकार से बंगाल को अपने क्षेत्र में लेने का काम किया अंग्रेजों ने। उसके आगे की कहानी है। अब अंग्रेज जब बंगाल को पूरी तरह से जीत गए और पूरे भारतवर्ष में लोग सोच रहे हैं कि और कोई दूसरा टक्कर का इसका नहीं बचा है, तब इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ते जा रही है। लगभग ये हमारा भारत है। एक बार फिर से आप देखेंगे भारत को, अभी का ये भारत है, इसमें बांग्लादेश भी शामिल था, ऐसे था ना, ऐसे था। तो ये उस समय का भारत है। नेपाल भी हमको मिला हुआ मिलेगा, बाद में इसकी संधि होगी। म्यांमार भी इसी में मिला हुआ रहेगा, अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी मिला हुआ रहेगा। ये सब कुछ बॉर्डर नहीं रहेंगे, सब एक ही में रहेंगे, ये सब बॉर्डर ना ऐसे रहेंगे। तो अंग्रेज इन क्षेत्रों को जीत लिया है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले क्षेत्रों को जीत लिया है। इसका नाम है बंगाल सामूहिक रूप से। और इतना बड़ा क्षेत्र को जीतने के बाद इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है और यह चाहता है कि अब थोड़ा दक्षिण में भी विजय कर ले, और दक्षिण में हमारा हैदराबाद है। इसके बाद मैसूर है। हैदराबाद तो आसानी से सहायक संधि पे हस्ताक्षर कर लेगा। अंग्रेज जब इस पे हमला करना चाहेगा तो गोड़ हाथ पर के बोलेगा आप जो कहिए से करेंगे, इसका मामला निपट जाएगा। मैसूर जो है ये यहाँ नहीं, बल्कि जो विजयनगर हमारा साम्राज्य था, विजयनगर, उसी के खंडहर पे मैसूर पनपा। मैसूर जो है विजयनगर जो साम्राज्य था उसके पतन के बाद ये मैसूर पनपा। कहा जाता है कि यहाँ पर ओडियार वंश का एक, अब देखिए हम बक्सर का युद्ध पढ़ा दिए हैं, अंग्रेजों के दक्षिण भारत विजय की नीति को बता रहे हैं। ब्रिटिश शक्ति का उदय हमारा चैप्टर है, जिसमें हम लोग देख चुके बंगाल पे अधिकार, दूसरा हम लोग मैसूर पे अधिकार देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको पूरे मैसूर पे, मराठाओं पे और सिखों पे पूरे भारत में अधिकार करवाएंगे। फिर पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ, अफगानिस्तान के पास, सबके साथ हम दिखा देंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजों की नीतियां रही और कैसे जीता, क्या संधियां हुई।
और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बंगाल जीतने के बाद महत्वाकांक्षा बढ़ गया। अब सोचा कि मैसूर भी जीत लेते हैं। कहा जाता है कि मैसूर में उडियार वंश का शासन था। उडियार वंश के जो राजा थे उनका नाम कृष्णराज द्वितीय था। कृष्णराज द्वितीय थोड़ा अयोग्य थे, फलस्वरूप उस राज तेजी में बढ़ा रहे हैं, फलस्वरूप उस राजकाज पे उनकी पत्नी और प्रधान सेनापति का ज़्यादा चलता था। प्रधान सेनापति के करीबी एक व्यक्ति था, सेनापति था, जिसका नाम फतेह अली था। फतेह अली बहुत अच्छा सेना था, एक मजबूत सेना था और वो अच्छा प्रतिनिधित्व करता था, परंतु उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है और उसी का बेटा है हैदर अली, जो कि उसके मृत्यु के समय मात्र 6 वर्ष का है। फलस्वरूप जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वही जो सेनापति हैं वही उसको पोसते पालते हैं हैदर अली को। और हैदर अली जब जवान होता है तो उसको युद्ध विद्या की विद्या देकर, युद्ध शक्ति की विद्या देकर उसको डिंडीगुल जो कि यहाँ पर है, डिंडीगुल का क्षेत्र सौंप दिया जाता है कि तुम उसको संभालो। हैदर अली बहुत मजबूत है, हैदर अली बहुत अच्छा सेनापति है, इसलिए वो डिंडीगुल जो कि सेंसिटिव जगह है, जैसे कैसे भारत के जम्मू कश्मीर सेंसिटिव जगह है, तो उसी तरह से डिंडीगुल बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ पर हमेशा अंग्रेजों के हमला होते रहता है। वहाँ पर हैदर अली काफ़ी मजबूती से संभाल कर मैसूर के क्षेत्र को अक्षुण्ण रखा है। परंतु होगा क्या, ऊपर से साम्राज्य विस्तार की नीति के लिए मराठाओं ने मैसूर पे आक्रमण किया। फलस्वरूप यहाँ की जो रानी है, जो कृष्णराज द्वितीय की पत्नी है, वो हैदर अली को बुलाएगा। अच्छा, इसका जो प्रधान सेनापति वो भी मिल जाएगा मराठा से, तो हैदर अली को बुलाएगा और कहेगा कि तुम इसको मारो, लड़ो, ये चाह रहा है कि हमको हटा के खुद गद्दी पर बैठे। उसका नाम हम बुला रहे हैं, जगत सेठ शायद नाम है उनका, तो उसको बुला रहे हैं। तो उसको क्या करता है हैदर अली, पराजित करता है और वो कृष्णराज द्वितीय के राज को बचा के रखता है। फलस्वरूप कुछ दिन बाद क्या होता है कि कृष्णराज द्वितीय भी मर जाते हैं और हैदर अली राजकाज महिला को और उसके आश्रितों को ना सौंप कर अपने हाथ में ले लेता है और मैसूर वंश की स्थापना करता है, मैसूर साम्राज्य की स्थापना करता है। अब मैसूर साम्राज्य के संस्थापक हैदर अली हो गया। हैदर अली एक अच्छा शासक है। अंग्रेज इसके साथ 4 युद्ध लड़ेंगे। बंगाल को जीतने के लिए 2 युद्ध, हैदर अली से 4 युद्ध लड़ा जाएगा। पहला युद्ध 67 से 69 ईस्वी में लड़ा जाएगा, 1767 से 69 में, 1767 से 69। इधर से 64 में जीता है, 1764 में, और 67-69 में पहला युद्ध यहाँ लड़ गया। परंतु हैदर अली इतना मजबूत शासक है कि अंग्रेजों को धूल चटा देता है और अंग्रेजों को हरा देता है। हैदर अली पहला दक्षिण भारत का शासक है जो अंग्रेजों को हराकर मद्रास तक के क्षेत्र को जीत लेता है, इसका क्षेत्र को जीत लेता है। इधर हैदराबाद अक्षुण्ण है, मद्रास तक के क्षेत्र को जीत लेता है जो अंग्रेजों के अधीन था। और जीतने के बाद मद्रास की संधि करता है अंग्रेज लोग, देखता है कि हैदर अली मजबूत है, लड़ेंगे तो और मार के ठीक कर देगा। मद्रास की संधि में तय होता है कि ठीक है, हम लोग जीता हुआ क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे और आज से हम लोग मित्र हो जाएंगे। अंग्रेज बहुत तेज था, मित्र हो जाएंगे और मिल के रहेंगे। हैदर अली सोचा कि छोड़ो, हमको भी लड़ाई नहीं करना है, हम अपना क्षेत्र देखेंगे। अब दोनों में 69 में समझौता हो गया, परंतु बीच में मराठा मैसूर पर फिर से आक्रमण करता है और हैदर अली जब अंग्रेजों से सहायता मांगता है तो अंग्रेज सहायता नहीं करता है। फलस्वरूप दोस्ती इन लोग का टूट जाता है और साथ ही अंग्रेजों ने हैदर अली पर भी आक्रमण करना चाहा। 10 साल बाद जब देखा कि इसकी स्थिति कमजोर है तो 1780 में पुनः अंग्रेजों ने आक्रमण किया हैदर अली पर और 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो गया, मर गया हैदर अली। 1782 से युद्ध कंटिन्यू करते हुए इसका बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ लड़ता है और कड़ा टक्कर देता है। कड़ा टक्कर देने के साथ ही जब अंग्रेजों को लगता है कि अभी टीपू सुल्तान काफी मजबूत है, इसलिए टीपू सुल्तान के साथ दोनों संधि कर लेते हैं।
और संधि के साथ साथ टीपू सुल्तान भी सोचता है कि छोड़ो, हमको भी क्या ये करना है, अपना क्षेत्र देखते हैं। और ये संधि हो गया टीपू सुल्तान के साथ। और फिर अंग्रेज 10 वर्ष के लिए शांत पड़ गया। 10 वर्ष में फिर टीपू सुल्तान का हालत थोड़ा मजबूत होगा, थोड़ा कमजोर भी होगा, अंग्रेज थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और अंग्रेज जब मजबूत हो जाएगा तो 1790 में फिर से इस पे आक्रमण करेगा, जो कि तीसरा बार आक्रमण है। इस समय मंगलौर की संधि हुई है, मद्रास की, मंगलौर की। 1790 में जब आक्रमण करेगा तो टीपू सुल्तान इसमें हार जाएगा। और 1792 में जब टीपू सुल्तान की हार हो जाएगी तो अंग्रेज इसके साथ फिर से संधि करेगा और इसका बहुत सारा पैसा कौड़ी ले लेगा, क्षेत्र को छीन लेगा। टीपू सुल्तान कमजोर हो जाएगा। और अंत में जब लॉर्ड विलेजली आएगा तो 1799 में सहायक संधि के लिए एक प्रस्ताव लाएगा, जिसमें टीपू सुल्तान सहायक संधि पर जब हस्ताक्षर नहीं करेगा तो उसके साथ युद्ध करेगा। और टीपू सुल्तान 1799 में अंतिम रूप से मारा जाएगा, अर्थात टीपू सुल्तान मर गया। और सहायक संधि पर कृष्णराज द्वितीय के नाबालिग बेटे से हस्ताक्षर करवा के अंग्रेज मैसूर को अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। इस प्रकार से इनका क्षेत्र इतना बड़ा हो गया। आप इस देखें, मैसूर को 4 युद्धों में इन्होंने जीत लिया। और अगला दिन हम लोग मराठा और सिख खत्म कर लेंगे। और इस प्रकार से संपूर्ण भारत पे अंग्रेजों का एक अधिकार हो जाएगा। और फिर उनकी नीतियों को हम लोग देखेंगे कि उनका अब आर्थिक नीति क्या है। फिर हम लोग स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में घुसेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।